गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अवी गर्ग। सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है इस नए लेक्चर में। आज हम स्टूडेंट्स प्रूफ करेंगे ग्रेम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस। क्लियर। एक चीज़ स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूँ, स्टार्ट करने से पहले मैं इस पे कोई भी लेक्चर नहीं बनाने वाली थी। इस थ्योरम का प्रूफ मैं नहीं समझाने वाली थी स्टूडेंट्स, बट मुझे कमेंट आए, स्टूडेंट्स ने कहा इस पर प्लीज़ एक लेक्चर दीजिए, इसका प्रूफ समझा दीजिए, तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, प्लीज़ बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कमेंट करने में जाता क्या है? हाँ, आपको लिख के तो बताना है ना। कोई इसमें आपका चार्ज लग रहा है, कुछ लग रहा है? नहीं ना। सिर्फ आपको स्टूडेंट्स लिख के बताना है कि हमारी ये प्रॉब्लम है। अगर अच्छा लगता है तो नाइस, गुड, कुछ भी, थैंक यू, कुछ भी जो आपकी इच्छा करती है आप प्लीज़ लिखिए। जो भी आपकी प्रॉब्लम है लिखिए, जिससे कि हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकें। ठीक है। अब स्टूडेंट ने पूछी थी इसका थ्योरम के बारे में, इसका प्रूफ क्या होगा, समझा दीजिए। तो आज हम उसके लिए लेक्चर लेकर आए। तो प्लीज़ आप लोग पूछिए, जो भी आप चाहते हैं, एमएससी फाइनल ईयर का ही जो भी आप पेपर चाहते हैं पढ़ना, प्लीज़ उसके बारे में बताइए। फंक्शनल एनालिसिस हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, अब हम कुछ नया शुरू करेंगे, कुछ और, कोई और सा पेपर शुरू करेंगे, कुछ और पढ़ेंगे। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए स्टूडेंट्स, आप जो भी पढ़ना चाहते हैं प्लीज़ सजेस्ट कीजिए, जो भी पढ़ना चाहते हैं। ठीक है। तो देखिए शुरू करते हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट है, लेट x1 x2 xn बी आ एल सेट। एल मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है। तो ये आपको कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट दिया है, कहाँ पर, जिसमें जो वेक्टर है x1 x2 xn, ये कहाँ से है, हिल्बर्ट स्पेस H से। देन देयर एग्जिस्ट एन ऑर्थो नॉर्मल सेट। ठीक है। तब यहाँ एक एग्जिस्ट करेगा ऑर्थो नॉर्मल सेट E1 E2 En का। ठीक है। इन्फिनिटी तक जा रहा है। E1 E2 En डैश 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 सच दैट, किस तरह से एग्जिस्ट करेगा ये, कि x1 x2 xn इज इक्वस टू होगा E1 E2 En। मतलब इसका मतलब क्या है, तो देखिए लिख रखा है, डेट इज फॉर एनी एन द लीनियर सब स्पेस ऑफ एच। एच का कोई आप एक सब स्पेस बनाएंगे, ठीक है, स्पान बाय द वेक्टर x1 x2 xn इज द सेम एज डेट स्पान बाय द वेक्टर E1 E2 En। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो x1 x2 xn है, इनसे आपने एक स्पेस बनाया, h का सब स्पेस बनाया। ठीक है। तो वो सेम ही होगा अगर किसके, अगर आप E1 E2 En से भी एक सब स्पेस बनाते हैं तो, यानी इनसे बना लो सब स्पेस या इनसे बना लो, वो दोनों सेम होगा। यही लिखा है, इज द सेम एज। क्लियर। तो समझ आया इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है। तो हमें अब क्या प्रूफ करना होगा, हमें यही प्रूफ करना होगा कि या तो इस वाले सेट से बनाओ आप कोई सब स्पेस, या इस वाले सेट से बनाओ, वो दोनों सेम आएगा। क्लियर। वो दोनों सेम होंगे। जहाँ आपको E1 E2 En क्या है, एक ऑर्थोनॉर्मल सेट है, और जो ये वाला है ये क्या है, एक एल सेट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्लियर। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, एग्जाम में ये हो सकता है आपको स्टेटमेंट दे दे और सिर्फ प्रूफ पूछे, और नहीं तो ज़्यादातर वैसे पॉसिबिलिटी यही है, आपको सिर्फ दे देगा कि ग्राम स्मिथ थ्योरम को स्टेटमेंट लिखो और प्रूफ करो। ठीक है। सिर्फ लिख देगा यहाँ पर स्टेट एंड प्रूफ ग्राम स्मिथ थ्योरम। क्लियर। आई भी हुई है ये राजस्थान यूनिवर्सिटी में तो 2004 में, और जो ये एमडीएस यूनिवर्सिटी है आपके अजमेर में, वहाँ 2003 में, और उदयपुर में भी आई है एमएल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी जो कि उदयपुर में है, वहाँ भी 2005 में पूछी गई है। तो इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं। देखिए प्रूफ, हम इस जो थ्योरम को प्रूफ करेंगे स्टूडेंट्स, वो करेंगे इंडक्शन मेथड से। ठीक है। मैथमेटिकल इंडक्शन हम पढ़ते हैं, n बराबर 1 के लिए प्रूफ करते हैं, n बराबर k के लिए मान लेते हैं, और k+1 के लिए प्रूफ करके दिखा देते हैं। यही होता है मैथमेटिकल इंडक्शन। उसी से हम यहाँ थ्योरम का प्रूफ करेंगे। तो देख लेते हैं कैसे कर रहे हैं। वी शैल प्रूव द थ्योरम बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस। ठीक है। इंडक्शन हाइपोथेसिस से हम प्रूफ करेंगे थ्योरम को। तो देखिए हमने जो यहाँ वेक्टर माना है ना, x1 माना है नॉट इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि भैया ये हमें दिया हुआ है x1 x2 xn एल सेट है, और आप लोग जानते हैं यदि किसी सेट में एक भी 0 आ जाता है तो वो एल नहीं रहता है, वो एल बन जाता है। एल का मतलब है उस सेट में एक भी 0 नहीं होनी चाहिए। क्लियर। यही
लिखा है मैंने x1 नॉट इक्वल टू 0 है बिकॉज इट्स बिलोंग टू अ LI सेट ऑफ वेक्टर्स। x1 x2 xn में से ही बिलोंग कर रहा है ये x1, ठीक है। लिख लीजिए स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को नहीं पता तो प्लीज़ इस चीज़ को लिख लीजिए। द सेट कंटेनिंग, देखो लिख देते हैं, द सेट कंटेनिंग एट लीस्ट 1 जीरो वेक्टर, ठीक है। एक सेट जिसमें एक भी जीरो वेक्टर आ गया ना तो वो क्या हो जाएगा, वो LD हो जाएगा। क्लियर, इज LD, वो LI नहीं रहेगा, इसीलिए हमने यहाँ क्या कहा है, नॉट इक्वल टू 0। क्लियर, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ स्टूडेंट्स, मुझे याद आ गई, लिख लीजिए इसे भी। LI सेट का जो सबसेट होता है ना वो भी एक LI सेट होता है, ठीक है। सबसेट ऑफ LI लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। LI सेट का आपने कोई सबसेट बनाया तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स वो भी LI होता है। क्लियर, और इसका अगर कोई सुपर सेट बनाया, सुपर सेट यानी कि इससे बड़ा सेट, ठीक है, सबसेट यानी कि छोटा, तो अगर कोई सुपर सेट बनाया LI का तो वो LI हो भी सकता है और LD भी हो सकता है, ठीक है। इसके पास दोनों पॉसिबिलिटी है, ये वो LI भी हो सकता है और LD भी हो सकता है। क्लियर, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, लिख लीजिए। अब बात आती है LD की, तो हमेशा ध्यान रखना सुपर सेट ऑफ LD इज LD, हमेशा LD का सुपर सेट हमेशा LD होगा, बट सबसेट, समझ गए होगे आप अभी तक, तो LD भी हो सकता है और LI भी हो सकता है। यहाँ पर क्या याद रखना है हमें, LI का सबसेट LI होता है और यहाँ क्या याद रखना है, सुपर सेट, LD का सुपर सेट LD होता है। क्लियर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों चीज़ आप आराम से समझ सकते हैं। सुपर सेट लोगे तो उसके पास दोनों पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर सबसेट लोगे तो उसके पास दोनों पॉसिबिलिटी है। क्लियर, याद रखिएगा प्लीज़, इंपॉर्टेंट है। क्लियर, देखिए बढ़ते हैं अपनी थ्योरम की ओर ही। तो यहाँ हमने कहा x1 नॉट इक्वल टू 0 है आपका, ठीक है। अब हमने एक इवन लिया है, ठीक है। यहाँ पर इसकी वैल्यू किस तरह से ली है, x1 अपॉन नॉर्म ऑफ x1। तो नॉर्म ऑफ इवन कितना हो जाएगा, इस कंप्लीट का नॉर्म लेंगे आप, ठीक है। और कंप्लीट का नॉर्म लेने का मतलब क्या है, ये नॉर्म की तो दोबारा नॉर्म लेंगे नहीं, नॉर्म एक पहले से स्केलर क्वांटिटी है, तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाले पार्ट की नॉर्म ले लेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, नॉर्म ऑफ x1 अपॉन नॉर्म ऑफ x1, ठीक है। समझ रहे हैं ना, यहाँ पर इस तरह से आएगा x1 अपॉन नॉर्म ऑफ x1। तो मैं क्या कह रही हूँ, नॉर्म मैंने पढ़ा रखा है आपको, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर का दोबारा नॉर्म कोई मतलब ही नहीं रखता, वेक्टर का नॉर्म लेते हैं, तो इसलिए x1 की नॉर्म आ जाएगी, ठीक है। और ये आपका नॉर्म ऑफ x1 एज इट इज, तो ये क्या हो गया, 1। क्लियर, समझ आया, देखिए तो इसकी वैल्यू 1 आ जाती है। एंड E1 इज ऑर्थोनॉर्मल सेट, ठीक है। नॉर्म ऑफ E1 की वैल्यू हमने 1 निकाली है, फिर हम आगे कह रहे हैं कि E1 तो एक ऑर्थोनॉर्मल सेट है। बिल्कुल है भैया, ये तो हमारे स्टेटमेंट में ही था, ये आपका एक ऑर्थोनॉर्मल सेट है। क्लियर, तो E1 क्या है आपका, ऑर्थोनॉर्मल है। तो फिर हमने कहा कि ऑल्सो E1 इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ x1। बिल्कुल, यहाँ से हम देख सकते हैं, देख पा रहे हो, क्या आप नहीं देख पा रहे स्टूडेंट्स, यहाँ से देख सकते हैं ना, मैंने क्या कहा, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो E1 इस तरह से तो लिखा हुआ है ना, E1 इज इक्वल टू x1 अपॉन नॉर्म ऑफ x1। तो ये लीजिए, इस तरह से लिख लो, अब यहाँ मल्टीपल में क्या आ गया, x1। तो अब यहाँ पर E1 x1 का एक स्केलर मल्टीपल नहीं हो गया क्या, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये बीच में मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो यही कहा है E1 इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ x1, देयरफॉर E1 और x1 आर LD। बिल्कुल, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर गए ना, यहाँ पर x1 के ऊपर डिपेंड कर गया ना आपका E1, x1 के ऊपर यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है, एक रिलेशन आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर गए, तो बस यही कहा है, इसका मतलब E1 और x1 LD है। सो दैट द सबस्पेस ऑफ H स्पान बाय 1 इज द सेम एज दैट स्पान बाय E1। बिल्कुल, समझ आया स्टूडेंट्स, हमने यहाँ कह दिया ना E1 और x1 आपके LD हैं, इसका मतलब क्या हुआ, x1 और E1, अरे सॉरी स्टूडेंट्स, ये x1, आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, ये क्या है आपका x1, ठीक है। तो
हमने यहाँ क्या दिया, E1 और X1 LD हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, X1 से आप सब स्पेस बना लो या फिर E1 से बना लो, दोनों से सब स्पेस जो बनेगा वो क्या होगा, सेम। क्लियर, यही कहा है, सो दैट द सब स्पेस ऑफ H स्पान बाय X1 इज सेम एज द स्पान बाय E1। तो इसका मतलब हमने यहाँ प्रूफ कर दिया n बराबर 1 के लिए। ठीक है, हमें यहाँ पर यही तो प्रूफ करना है ना थ्योरम में, इस वाले सेट से बनाओ आप सब स्पेस या इससे बनाओ, सेम होगा। तो हमने यहाँ एक एक एलिमेंट के लिए प्रूफ कर दिया, क्योंकि मैंने पहले क्या दिया, इंडक्शन मेथड से हम प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर आपका प्रूफ हो जाता है n बराबर 1 के लिए। अब किसके लिए, k के लिए मान लेंगे। तो देखो बस ऐसे ही कहा है कुछ, लेट द थ्योरम बी ट्रू फॉर एनी इंटीजर बिटवीन 1 एंड n-1 बोथ। तो समझ आया मैंने क्या लिखा है, कुछ भी नहीं है, आप सीधा सा समझिए, हम n बराबर k के लिए ट्रू मानते हैं ना जब हम इंडक्शन मेथड का यूज़ करते हैं, तो बस यहाँ पर k की जगह n-1 है, n-1 तक के एलिमेंट के लिए हमने मान लिया ये रिजल्ट ट्रू है। तब ये रिजल्ट ट्रू है तो हम यहाँ क्या कह देंगे कि x1 x2 डैश टेक डैश xn-1 से जो आप जो स्पेस बना रहे हैं सब स्पेस वो सेम होगा। यहाँ पर भी कहाँ तक ले लेंगे, E1 E2 En-1 तक के लिए। ठीक है, तो देखो यही लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा, बहुत इंक्लूसिव। इन दोनों से हमने मान लिया, इन दोनों के लिए क्या, कि जो आपका जो सेट बनेगा ना वो सब स्पेस जो बनेगा दोनों से सेम बनेगा। तो हमने क्या कहा, सो वी कंस्ट्रक्ट एन ऑर्थोनॉर्मल सेट E1 E2 En-1। ठीक है, सच दैट द सब स्पेस स्पान बाय x1 x2 xn-1 इज द सेम एज स्पान बाय E1 E2 En-1। ठीक है, यही मैंने अभी कहा, n-1 तक के लिए हमने ट्रू मान लिया और कुछ भी नहीं करा। ठीक है, इस तरह से समझिए सिंपल लैंग्वेज में, इसके लिए हमने ट्रू मान लिया है। अब n के लिए प्रूफ कर देंगे, जैसे वहाँ n बराबर k के लिए करते हैं। ठीक है, तो देखिए, सॉरी k+1 के लिए करते हैं, k के लिए तो मानते हैं, k+1 के लिए प्रूफ करते हैं। तो यहाँ n-1 तक के लिए मान लिया, n के लिए प्रूफ कर देंगे। तो देखिए, इन ऑर्डर टू प्रूव द थ्योरम वी शैल नाउ कंस्ट्रक्ट एन ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ n वेक्टर्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। अब हमने एक ऑर्थोनॉर्मल कह रहे हैं हम कि सेट बनाते हैं। ठीक है, कंसीडर द वेक्टर yn इज इक्व टू, एक हमने कंसीडर किया है वेक्टर, किस तरह से किया है, yn एक वेक्टर कंसीडर करा है कि इसकी वैल्यू होगी xn माइनस समीशन i बराबर 1 to n-1 xn कॉमा ei। ये क्या है, ये एक इनर प्रोडक्ट है xn और ei का। ठीक है, और मल्टीप्लाई में आपको दे दिया ei। हमने इस तरह का एक वेक्टर कंसीडर किया है। तब हम जानते हैं स्टूडेंट्स बेसन इनइक्वलिटी। अब बेसन इनइक्वलिटी क्या होती है समझ नहीं आ रहा है ना। देखिए, मैंने आपको पहले ही पढ़ाई थी स्टूडेंट्स, ये काफ़ी टाइम हो गया हमें इसका प्रूफ किया हुआ है। जब मैंने आपको बेसन इनइक्वलिटी कराई थी तो उसमें नीचे एक फर्दर करके कुछ प्रूफ कराया था। ठीक है, बेसन इनइक्वलिटी के बाद हमने कुछ एक चीज़ छोटा सा था बिल्कुल प्रूफ, 2-3 लाइन का हमने वहाँ प्रूफ किया था, उसका यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ। पहली चीज़, अगर आपने ये नहीं पढ़ी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लीज़ वहाँ से पढ़ लीजिए, क्योंकि वहाँ हमने कंप्लीट बताया है, जो जिसका भी हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं ना वो चीज़ वहाँ हमने कंप्लीट आपको समझाई है। क्लियर, वहाँ हमने आपको क्या बताया था, कुछ इस तरह से बताया था, एक वेक्टर हमने इसी टाइप का लिया था बिल्कुल। ठीक है, तो हमने कहा था जो ये आपका वेक्टर है ना वो ऑर्थोगोनल होता है E1 E2 En-1 और वहाँ En तक लिया था, क्योंकि वहाँ हमने कुछ इस तरह से लिखा था, ये जो आपका वेक्टर है, ठीक है, ये ऑर्थोगोनल होगा, यहाँ पर ऑर्थोगोनल का साइन था और फिर लिखा था EJ का मतलब वही था, J वेरी कर रहा था 1 to n। देखिए, मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा बहुत, बट फिर भी कंप्लीट आपको उस लेक्चर में ही मिलेगा स्टूडेंट। देखिए, मैंने आपको वहाँ करवाया था x माइनस समीशन i इज इक्व टू 1 to n x कॉमा ei। ठीक है, मल्टीपल में आपके पास क्या था, EJ, ये हमने कहा था ऑर्थोगोनल होगा EJ के। क्लियर, फॉर ऑल j के लिए j की वैल्यू वहाँ वेरी कर रही थी 1 to n। क्लियर, तो मैंने आपको यहाँ क्या कहा कि ये जो आपका वेक्टर है ना ये ऑर्थोगोनल होता है EJ के। तो यहाँ आपका वेक्टर हमने कुछ इसी टाइप का नहीं माना है, x की जगह xn है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, यहाँ n की जगह n-1 तक की बात कर रहे हैं हम, xn
एक्स की जगह एक्स एन लेके चल ही रहे हैं और ई आई आपका एज इट इज़, ठीक है। तो कुल मिला के समझने की चीज़ है यहाँ पर जो ये वेक्टर है इस टाइप का, ये ऑर्थोगोनल होता है ई जे के, यानी कि ई के। अब आप जे से कुछ कंफ्यूज नहीं होना, ई यानी हमने यहाँ क्या ले रखा है, ई वन ई टू ई एन माइनस वन तक के लिए लेके चल रहे हैं, क्लियर। बस यहाँ समझने की चीज़ है, अगर इस टाइप का कोई वेक्टर बनाया है तो वो ऑर्थोगोनल कह सकते हो तुम, ठीक है, ई जे के। चाहे यहाँ से समझ लो जो यहाँ वेक्टर है ना उसके ऑर्थोगोनल ही होता है, ऐसे समझ लो। तो यहाँ आपका ई आई है, तो हमने कह दिया यहाँ आई कहाँ वैरी कर रहा है, वन टू एन माइनस वन तक। तो ये जो आपका वाई एन वैक्टर है ना, ये ई वन ई टू ई एन माइनस वन की क्या होगा, ऑर्थोगोनल। देखो यही लिखा है, the vector yn is orthogonal to each of the vector e1 e2 en minus वन, क्लियर। और अच्छे से आप समझना चाहते हैं तो प्लीज़ वो लेक्चर देख लीजिए, वहाँ जब इसका प्रूफ देखेंगे, 2-3 लाइन का प्रूफ है, बहुत छोटा प्रूफ है, तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, क्लियर। देखिए, नाउ वी विल प्रूव वाई एन नॉट इक्वल टू जीरो। अब हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे स्टूडेंट्स कि वाई एन की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी, क्लियर। तो इसके लिए हमने क्या कहा, कंट्राडिक्शन से प्रूफ करना चाहा कि वाई एन इक्वल टू जीरो है। जब वाई एन जीरो है तो आपका ये वाला वैल्यू जीरो होगा, वाई एन की वैल्यू तो है ही, तो इसका मतलब एक्स एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये वाला वैक्टर। अरे माइनस है ना, इधर भेजोगे तो प्लस हो जाएगा, तो बस एक्स एन इज इक्वल टू क्या आ गया, ये वाला वेक्टर, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है कि एक्स एन को आप ई वन ई टू ई एन माइनस वन के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, दिख रहा है, क्लियर। तो बस यहीं पे कह दिया हमने कि एक्स एन इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ई वन ई टू ई एन माइनस वन, ठीक है। लीनियर कॉम्बिनेशन समझते हैं ना, जैसे कुछ स्केलर होंगे उनकी फॉर्म में हम लिखते हैं, जैसे एक्स को आपको एक्स वन एक्स टू एक्स एन के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, तो कैसे लिखते हैं कि एक्स इज इक्वल टू कोई अल्फा होगा, अल्फा वन एक्स वन प्लस अल्फा टू एक्स टू, इस तरह से आपका चलता जाता है, अल्फा एन एक्स एन, ये लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। तो बस यहाँ पर एक्स एन को लिख तो रहे हो ई वन ई टू ई एन माइनस वन के लीनियर कॉम्बिनेशन में, क्लियर। जहाँ आपका ये वाला पार्ट क्या है, एक स्केलर है, इनर प्रोडक्ट है ना, इनर प्रोडक्ट एक स्केलर होता है, पहले ही पढ़ चुके हैं हम, क्लियर। तो यहाँ पर एक्सन को आपने कह दिया लीनियर कॉम्बिनेशन है इनका। अच्छा, तुमने पहले ही कहा था कि ई वन ई टू ई एन माइनस वन से कोई भी स्पान करो इस सब स्पेस, या फिर एक्स वन एक्स टू एक्स एन माइनस वन से करो, दोनों सेम होगा। तो यही हमने लिखा है बाय आवर इंडक्शन हाइपोथेसिस। तो इसका मतलब जब एक्स एन इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है तो भैया एक्स वन वालों के लिए भी होगा, तो यही हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। बट ये पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने पहले कहा था कि देखो, बट दिस इज नॉट पॉसिबल एज द सेट एक्स वन एक्स टू एक्स एन इज गिवन टू बी अ एल आई सेट, क्लियर। आपको दिया हुआ है स्टेटमेंट में पहले से ही कि जो एक्स वन एक्स टू एक्स एन है क्या था, एल आई सेट, ठीक है। सो नन ऑफ द वेक्टर इज एक्सप्रेसिबल एज अ एल सी, एल सी यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रीसीडिंग वेक्टर। जब एल आई सेट दिया हुआ है तो आप लोग जानते हो स्टूडेंट्स, एल आई सेट में किसी भी वेक्टर को पहले वाले वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते, तब तो वो लीनियरली क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा ना। बट यहाँ एल आई दिया हुआ है, मैंने आपसे क्या कहा, ये जो आपका सेट है एक्स वन एक्स टू एक्स एन एक एल आई सेट है, यानी कि कोई किसी पर डिपेंड नहीं करता है, सब इंडिपेंडेंट है। और यहाँ आप कह रहे हो कि एक्स एन को आप लिख सकते हो लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्स वन एक्स टू एक्स एन माइनस वन के, तो यहाँ पे तो ये डिपेंड कर गया, यहाँ ये एक्स डिपेंड नहीं कर रहा है इन एक्स वन एक्स टू एक्स एन पे, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा तो डिपेंड कर गया ना। और तुम यहाँ कह रहे हो कि एक्स एन डिपेंड कर रहा है, तो वो तो कर ही नहीं सकता क्योंकि ये एक एल आई सेट है। तो इसका मतलब हमने यहाँ पर यही कहा है कि ऐसा तो कर ही नहीं सकते, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जब ये पॉसिबल क्यों नहीं हो रहा, फिर हम ये कैसे गलत आ रहा है, ये गलत इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ कह दिया था वाई एन नॉट इक्वल टू जीरो है, क्लियर। सॉरी, यहाँ पर ये इसलिए गलत आ रहा है क्योंकि तुमने कह दिया था वाई एन इक्वल टू जीरो है, सॉरी स्टूडेंट्स, हम यहाँ वाई एन जीरो लेके चल रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर वाई एन जीरो नहीं हो सकता, हैंस वाई एन नॉट इक्वल टू जीरो। समझ आया, आगे देखिए। आगे हमने क्या किया स्टूडेंट्स, बस अपना वो जो ई एन था ना उसी को दोबारा लिया, देखिए टेक ई एन को दोबारा ले लिया, ठीक है। ई एन इज इक्वल टू क्या था, वाई एन अपॉन नॉर्म ऑफ वाई एन,
यहाँ ऐसा कैसे ले सकते हैं, E1 आपने माना था x1 अपॉन नॉर्म ऑफ x1, ठीक है, वहाँ आपका था कि x1 नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है। अब हमने यहाँ प्रूफ कर दिया yn को भी कि नॉट इक्वल टू जीरो है, तो हमने en इस टाइप का मान लिया y की फॉर्म में, ठीक है। तो en इज इक्वल टू हमने लिया है yn अपॉन नॉर्म ऑफ yn। देन en इज अ यूनिट वेक्टर विच इज ऑर्थोगोनल टू ईच ऑफ द वेक्टर e1 e2 en माइनस वन। देखिए ऐसे हम यहाँ क्यों कह रहे हैं, ये जो ऑर्थोगोनल होगा इसके E1 E2 EN माइनस वन के, आपने अभी प्रूफ किया था ना, जो YN है आपका वो ऑर्थोगोनल है E1 E2 EN माइनस वन के, अभी हमने प्रूफ किया था, ठीक है, याद है ना स्टूडेंट्स। देखिए अभी हमने यहाँ कहा था ना YN जो आपका वेक्टर है ऑर्थोगोनल है इस सेट के, तो बस यहाँ हम यही कह रहे हैं कि इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो आपका EN है वो क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल हो जाएगा इन सभी वेक्टर के, ठीक है। एंड सो E1 E2 EN कहाँ तक चले गए हम, EN तक, इज एन ऑर्थोनॉर्मल सेट। तो यहाँ आपको मिल जाता है एक E1 E2 EN ऑर्थोनॉर्मल सेट। ऐसे चाहिए था हमें, ये एक ऑर्थोनॉर्मल सेट चाहिए था। हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, E1 को ऑर्थोनॉर्मल प्रूफ किया था, ठीक है। अब हमने यहाँ पर n तक के लिए कर दिया, E1 E2 EN तक के लिए कर दिया ऑर्थोनॉर्मल सेट। तो अब हमारा बचा क्या, अब हमारा ये बचा है प्रूफ करने के लिए कि इस सेट से स्पान करो या इस सेट से स्पान करो, कोई भी सब स्पेस H का दोनों सेम होंगे, यही लिखा है। नाउ इट रिमेन्स टू प्रूव दैट द सब स्पेस स्पान बाय x1 x2 xn एंड E1 E2 EN आर द सेम। ऑर्थोनॉर्मल तो हम इसको यहाँ बता ही चुके हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, EN इज इक्वल टू क्या है, YN अपॉन नॉर्म ऑफ YN, ठीक है, ये वाला ले लिया हमने, यहाँ YN की वैल्यू पुट कर दी, ये आपने माना था स्टार्टिंग में अभी YN, ठीक है, वैल्यू पुट करी अपॉन में नॉर्म ऑफ YN एज इट इज। यहाँ से आप XN की वैल्यू निकाल लें, तो इसको तो भूल जाएं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सिर्फ ये और ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर YN को इधर भेजोगे तो क्या आ जाएगा, EN इंटू नॉर्म ऑफ YN, तो वो वाली टर्म ये रही। XN की वैल्यू निकाल रहे हैं, ये माइनस है, इस साइड जाएगी तो प्लस हो जाएगी। अपॉन को भूल जाओ, अपॉन चला गया है, नॉर्म ऑफ YN यहाँ आ चुका है, ठीक है। तो अब इसे भी भूल जाओ, लो इसे भी भूल जाओ, क्या बचा आपके पास, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट, तो यहाँ पर इसको इस साइड भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, बहुत छोटी सी चीज़ है। क्या आ जाएगा आपके पास, समीशन I इज इक्व टू 1 to n माइनस वन, ठीक है, ये टर्म एज इट इज, क्लियर। यहाँ से हमने XN का वैल्यू निकाला है, यहाँ आपका EN इज इक्व टू ये चल रहा है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी ऑब्जर्व दैट EN इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स E1 E2 EN माइनस वन। बिल्कुल यहाँ हम इजीली ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ये आपका लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ है, ठीक है, और XN भी तो है, समझ पा रहे हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन हमने अभी आपको बताया था क्या होता है, तो उसी टाइप से आपको देखना है, जो आपका ये EN है यहाँ लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा हुआ, ये स्केलर हो गया आपका, ठीक है। तो E1 E2 EN और XN के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ है EN, तो यही तो लिखा है E1 E2 EN माइनस वन। यहाँ पर I वेरी कर रहा है ना n माइनस वन तक, तो यहाँ I आपका कहाँ तक आएगा, n माइनस वन तक, क्लियर। और XN के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ है। So by our induction hypothesis we can say that En is a linear combination of vectors x1 x2 xn minus वन और xn। क्यों, xn तो सेम है, एक चीज यहाँ नोटिस करना, xn सेम है, हमने n माइनस वन तक के लिए ट्रू माना था, तो उसी से लिखा है हमने, यहाँ कहा है ना बाय आवर इंडक्शन हाइपोथेसिस, हमने माना था n माइनस वन तक के लिए ये चीज ट्रू है जो हम करना चाह रहे हैं, तो बस n इनकी जगह हमने क्या लिख दिया, x को लिख दिया, और ये आपका XN तो एज इट इज है, क्लियर, समझ आया, ठीक है। अब आगे देखिए इक्वेशन नंबर सेकंड से हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो ऑल्सो बाय इक्वेशन सेकंड वी ऑब्जर्व दैट XN इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स E1 E2 EN। बिल्कुल यहाँ से हम देख पा रहे हैं E1 E2 EN माइनस वन तक, तो यहाँ से देखो, और EN ये रहा, ये एक स्केलर है, मैंने बताया ना नॉर्म एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इनर प्रोडक्ट भी एक स्केलर होता है, तो समझ आया। XN यहाँ से E1 E2 EN माइनस वन और EN के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ है, तो यही चीज़ लिखिए, ठीक है। हैंस
by our induction hypothesis, we can say that the subspace spanned by the set x1, x2, xn is the same as that spanned by e1, e2, en. तो समझ आए स्टूडेंट्स, यहाँ आपने कहा है ई एन लीनियर कॉम्बिनेशन है आपका एक्स वन एक्स टू एक्स एन वाले एलिमेंट का, एक्स एन तक के वेक्टर का। और यहाँ आप कह रहे हो जो एक्स एन है वो ई वन ई टू ई एन का लीनियर कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमें प्रूफ करना था वो यहाँ प्रूफ हो जाता है। क्लियर, तो यही चीज लिख दिया है कि एक्स वन एक्स टू एक्स एन से बना लो आप, या फिर ई वन ई टू ई एन से बना लो। दोनों से ही सब स्पेस बनाओगे तो क्या होगा, वो सब स्पेस दोनों से ही सेम आएगा। क्लियर, समझ आया। तो यहाँ आपका प्रूफ कंप्लीट हो जाता है स्टूडेंट्स। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बट नेक्स्ट लेक्चर किसका बनाएं ये प्लीज़ जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। जो भी आपको चाहिए प्लीज़ बताइए स्टूडेंट्स, आप लोगों को वो मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। क्लियर, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।